नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेन स्मार्ट क्लासेस में, जिसमें आप यूपीएसआई 2025 को टारगेट करते हुए मेरे साथ में जीके और जीएस की क्लास ले रहे हैं। जीके और जीएस की क्लास की अगर मैं बात करूं तो आज आपका प्रैक्टिस सेट जो है वो 31वां चलने वाला है। इससे पहले आपकी 30 क्लासेस हो चुकी हैं और आप उन वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी का हमारे यहाँ पे क्लासेस जो हैं वो सुबह 7:30 बजे से स्टार्ट होती हैं। आप सुबह 7 बजे स्टार्ट कर सकते हैं रीजनिंग को। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो 7 बजे आप रीजनिंग की क्लास में जुड़ सकते हैं। इसके बाद 12:30 बजे मेरे द्वारा क्लास ली जाती है, जो कि जीके और जीएस की क्लास रहती है। इसके बाद आप शाम को 8 बजे यादवेन सर के द्वारा मैथ्स की क्लास ले सकते हैं और शाम को 9 बजे आप हिंदी की क्लासेस ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे यूपीएसआई को पूरी तरीके से टारगेट कर सकते हैं। जब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, अच्छे कंटेंट को जानना चाहते हैं और आप एक बेस्ट कंटेंट के साथ में एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ में कोई बैच लेना चाहते हैं तो आप बैच ले सकते हैं चाणक्य बैच। और ये चाणक्य बैच में आपको जो टीम ये दिखाई दे रही है, ये आपके लिए चाणक्य का काम करने वाली है, यानी आपको वो स्ट्रेटजी बताने वाली है जिससे आप एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसी की सफलता के बाद में हम लोगों ने एक और बैच लॉन्च किया जिसका नाम है चाणक्य 2.0 बैच। अगर आप यूपीएसआई को टारगेट कर रहे हैं तो आप इन बैच में एनरोल कर सकते हैं, जिनकी कीमत मात्र 599 रुपए है, जिसके अंदर हम आपको सारे सब्जेक्ट कवर कराने वाले हैं और यहां पर आपको बेस्ट स्ट्रेटजी भी बताने वाले हैं कि किस तरह किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है, आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। बाकी अगर आप कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे उत्तर योद्धा बैच से भी जुड़ सकते हैं। और इन सब बैच से जुड़ने के लिए आपको जाना कहां पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा बाईएससी एप्लीकेशन पर। तो आपको डाउनलोड करना है सबसे पहले बाईएससी एप्लीकेशन को, और जैसे ही आप बाईएससी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपको यहां पर रजिस्टर और लॉगिन का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ डिटेल देनी होंगी, उसके बाद में आप यहां पर सबमिट कर सकते हैं और फिर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के बाद में आपको जो बैच चाहिए उस बैच को परचेस कर सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी आपके पास में मौका है, अभी आपके पास में टाइम है, तो अच्छे से थ्योरी को समझ लेना है, अच्छे से कंसेप्ट को जान लेना है। फिर उसके बाद में जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा नंबर भी आएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप सबसे पहले थ्योरी और कंसेप्ट को जितना टाइम ज़्यादा हो उतने में अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद हमारे पास में 2 या 3 महीने होते हैं, तब आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। बाकी आप रोजाना हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। यहां पर भी आपके लिए ये क्लासेस दी जा रही हैं जहां पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके बाद में हम चाहते हैं कि अब जो क्लासेस आपकी चलने वाली है, तो इस क्लासेस में जुड़ने से पहले आपको क्या करना है? आपको यहां पर सबसे पहले शेयर करना है। तो जितने भी साथी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं वो जुड़ने के साथ में क्या करें? शेयर करें, क्योंकि पढ़ने के टाइम पे हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता कि हम शेयर करें। इसलिए क्लास में जुड़ें, जुड़ने के टाइम पे पहले शेयर कर दें और उसके बाद में क्लासेस लें। और जब भी मेरी क्लासेस लें तो आपको मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आप कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें। जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखता है आप उसे नोट कर सकते हैं, और जब यही नोट आपके जब आप एग्जाम देने जाते हैं उस टाइम पे रिवाइज करने के काम आते हैं। तो इसीलिए कहता हूं कॉपी पेन लेके बैठें और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनके आंसर जरूर दें। जब हमारा आंसर दिया जाता है, जैसे हम किसी भी चीज का आंसर देते हैं तो हमारा वहां पे फोकस बढ़ जाता है। फोकस बढ़ने पर हमारी क्यूरियोसिटी जागती है कि हम सामने वाले ने आंसर, जो मैंने आंसर दिया, सामने वाला उसका आंसर क्या दे रहा है, और उसके बाद में हमें सही और गलत की जानकारी मिलती है। सही है कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और गलत है तो हमारा इंप्रूवमेंट होगा और हमें सही आंसर मिलेगा। और इसके बाद में हमें क्या पता चलेगा कि इसके बाद में हमारे इंप्रूवमेंट में आगे गलती नहीं होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? आपके सामने आ चुका है। क्या कहता है ये? FAO 2024 के अनुसार विश्व में सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? आपको पता है कि एक संस्था है जिसका नाम है FAO, जिसे हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और इसके तहत एक रिपोर्ट निकाली जाती है और इस रिपोर्ट के अनुसार यहां पे बताया जाता है कि कौन सा देश कितना उत्पादन करता है और कौन से देश की रैंकिंग क्या है। तो इसी आधार पर आपको यहां पे पूछा गया है कि भारत की रैंकिंग क्या है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भारत की रैंकिंग, और इसके बाद में यह पता होना चाहिए कि भारत के अलावा कोई फर्स्ट पोजीशन पर है या फिर नहीं है। तो यहां पर हमारे पास में एक है FAO, जिसे हमने क्या बोला है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है सब्जियों के आधार पर, यानी सब्जियों में कितने लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, यानी कितने देशों ने उसका उत्पादन किया है। तो हम यहां पे क्या बताएंगे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी फर्स्ट पोजीशन किसके पास में है, तो आपका आंसर हो जाएगा चीन।
तो यहां पर आपका एक आंसर मिल गया। फर्स्ट पोजीशन तो भारत की नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सेकंड पोजीशन पर कौन है, तो सेकंड पोजीशन पर आपका भारत आता है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकंड पोजीशन पर भारत आता है। लेकिन अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो आप यहां पे देख पाएंगे कि चीन के द्वारा जो प्रोडक्शन होता है ना, वो कितना होता है, लगभग 662 मिलियन टन का यहां पे प्रोडक्शन होता है। और यहां पर इसी से 2 गुना, यानी हम यहां पे कह सकते हैं 3 गुना कम, यानी यहां पर भारत का 209 मिलियन टन यहां पे प्रोडक्शन हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कौन किससे ज्यादा है, कौन किससे कम है, कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे है। ठीक है, तो आपको मिल गया ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पर क्या रहा हो जाएगा, बिल्कुल चित्रांशी चौहान गुड आफ्टरनून। ललित सर की क्लासेस अभी नहीं चल रही हैं, लेकिन चलेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं चलने वाली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, बिल्कुल सही है। तो पहला क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर आपका चाइना, सेकंड पर आपका भारत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब आपको मैं यहां बता दूं कि हमारे बॉडी के अंदर कई सारे रोग हो जाते हैं। अब ये रोग जो होते हैं वो कहीं ना किसी वजह से होते हैं, यानी हमारे पास में ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ऐसे हार्मफुल वायरस भी हो सकते हैं, हमारे पास में ऐसे हार्मफुल पैरासाइट भी हो सकते हैं। तो इन सब से होने वाले रोग को हम यहां पे क्या देखेंगे कि इन सब से हमारे पास में कुछ रोग हो जाते हैं। अब पूछा क्या जा रहा है कि इनमें से कौन है जो विषाणु के कारण नहीं होता है, यानी वायरस के कारण नहीं होता है। तो आप यहां पे क्या बताएंगे कि वायरस से होने वाले रोग कौन से हैं। सबसे पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या कहूंगा कि हम वो रोग को जान लेते हैं जो वायरस से होते हैं। तो वायरस से होने वाले रोगों की में हम सबसे पहले जानेंगे कि पहला रोग जिसे हम क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स कहते हैं। ठीक है, पहला रोग जिसे हम क्या कह रहे हैं, चिकन पॉक्स कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे अभी हाल फिलहाल में एक वायरस आया था जिसका नाम था कोविड-19। इसको आप सभी जानते हैं। तो कोविड-19 वायरस था, यानी वायरस से होने वाला रोग है। इसके अलावा आप देखते हैं कि आजकल न्यूज में जो चल रहा है कुत्ते के काटने को, यानी कुत्ते को शेल्टर होम में पहुंचाना और उनकी नसबंदी करने का जो मुद्दा उठा हुआ है, तो इसके लिए उठा हुआ है क्योंकि कुत्ते के काटने से एक रोग होता है जिसका नाम है यानी रेवीज। तो रेवीज जो है यहां पर बहुत ज्यादा फैला है, जिसके कारण यानी आपको यह भी मालूम है कि कुत्ते के काटने से बहुत ज्यादा मौतें इस बार हो रही हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगाया था। अब आप बात करते हैं कि इसके अलावा और कोई रोग, हाँ जी बिल्कुल है, जिसका नाम है एड्स। तो ये एड्स जो है ये भी आपका किससे होता है, वायरस से होता है, जिसका वायरस जो है HIV वायरस के नाम से जाना जाता है। बाकी आपको पता है कि एक जो रोग है जिसे हम पोलियो के नाम से जानते हैं, ये पोलियो रोग भी आपका किससे होता है, वायरस से होता है। और पोलियो के बारे में बता दूं कि भारत पोलियो से मुक्त होने ही वाला है। ठीक है, तो आप यहां पे बात करेंगे तो एड्स हो गया, एबोला हो गया और सार्स कोव जो है ये भी आपका कोविड-19 का एक रूप है, यानी सार्स कोविड-19 बोलते हैं जिसे। अब हमारे पास में एक रोग बचता है जिसका नाम है मलेरिया, और ये मलेरिया वायरस से नहीं होता। और अगर ये वायरस से नहीं होता तो किससे होता है, तो आप सभी जानते हैं कि मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, अब मच्छर के काटने से होता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे ब्लड में यहां पे पैरासाइट की संख्या बढ़ जाती है, यानी एक परजीवी से होने वाला रोग है। ठीक है, ये किससे होने वाला रोग है, परजीवी से होने वाला रोग है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पे कौन सा परजीवी है, तो परजीवी आपका है प्लाज्मोडियम। तो आप याद में रखेंगे कि मलेरिया किस परजीवी से होता है, तो आपका प्लाज्मोडियम है। और आपको कौन से मच्छर के द्वारा काटा जाता है, तो मादा एनाफ्लीज के द्वारा काटा जाता है। और ये जब आपकी आरबीसी में पहुंचती है तो आरबीसी में पैरासाइट की संख्या बढ़ जाती है, और इसी की वजह से हमारी आरबीसी को यहां पे क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। और आरबीसी को आप जानते ही हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कहलाती हैं, और ये आपका ब्लड का सॉलिड पार्ट होता है। और ब्लड में आरबीसी की संख्या सबसे ज्यादा होती है, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में सबसे ज्यादा जो संख्या होती है आपकी किसकी होती है, आरबीसी की संख्या होती है। ठीक है, तो आप यहां पे समझ पाए होंगे कि यहां पर कौन सा रोग है जो विषाणु के कारण नहीं होता है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही हो जाएगा। तो कितने ने सही दिया है, साइलेंस लर्नर के द्वारा यहां पे प्रोटोजोआ से दिया गया मलेरिया, बिल्कुल सही बात है। एनीमिया हो जाती है फिर किससे, हाँ ब्लड की कमी से, यानी आरबीसी की कमी से एनीमिया ही रोग होता है, बिल्कुल सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 3rd। ठीक है, यहां पे आपको मैंने ये पूरा बना के भी दिया है जिससे आप और चीजों को समझ सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd की।
आपको यहां पे क्या है कि कई सारे हमारे पास में बिल आते हैं, और बिल आने पर होता क्या है कि राज्यसभा में भी बहस होती है, लोकसभा में भी बहस होती है। इसके बाद में ये पास हो जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा साइन कर दिए जाते हैं और वो कानून का रूप ले लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो बहस का मुद्दा होता है, तो इस बहस के मुद्दे को सुलझाने के लिए, यानी जब वो कानून के रूप में नहीं जा पा रहा है, तो उसको सुलझाने के लिए हमारे पास में क्या होता है, एक संयुक्त बैठक का मौका होता है। तो यहां पर दोनों राज्यों यानी दोनों संसद में जो राज्यसभा और लोकसभा है, इन दोनों की क्या करा दी जाती है, संयुक्त बैठक करा दी जाती है। और जिसके बाद में क्या होता है, जिसके बाद में उस बिल को पारित कर दिया जाता है। और ये संयुक्त बैठक का मतलब क्या है, क्योंकि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज पे मतभेद रहा होगा, तो मतभेद को सुलझाना है, तो कहीं ना कहीं दोनों को हम पास ले आते हैं, दोनों की बात करा देते हैं, उसके बाद में मतभेद जो है सुलझ जाता है और राष्ट्रपति वहां पे कानून बना देता है। तो चलिए इसी की बात करते हैं। भारतीय संसद की पहली संयुक्त बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि पहली संयुक्त बैठक की बात की जा रही है, यानी आर्टिकल हम 108 की बात करते हैं। आर्टिकल 108 जो है यहां पर बैठक की बात करता है। कौन सी बैठक? राज्यसभा और लोकसभा की बैठक। तो ये तो होती हैं, तो हम क्या करेंगे, संयुक्त बैठक करा देंगे। तो यहां पर आर्टिकल 108 कहता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात करता है। लेकिन इस संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार किसको है? आपके पास में ये एक क्वेश्चन आएगा कि संयुक्त बैठक की बात तो हो रही है, लेकिन बुलाई कौन, किसके द्वारा जाएगी? मीडिएटर कौन बनेगा? तब आप यहां पे कहेंगे कि मीडिएटर बनने वाला कौन होगा? राष्ट्रपति इस बैठक को बुलाता है। राष्ट्रपति द्वारा क्या की जाती है? बैठक बुलाई जाती है। अगर राष्ट्रपति इसको बैठक को बुला रहा है तो आपके माइंड में आएगा कहीं ना कहीं राष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करेंगे। नहीं, यहां पे आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन होंगे? यहां पे लोकसभा अध्यक्ष होंगे। यह बात आप याद रख लेना कि जब भी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होगी तो वहां पे अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है, भले ही उसको बुलाया गया हो राष्ट्रपति के द्वारा। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं कहता हूं कि मान लो हमारे पास में बैठक अगर हो रही है तो ऐसा पहली बार हुई होगी, उसके बाद कितनी बार हो चुकी है, तो आपके पास में एक आंसर हो जाएगा कि ये संयुक्त बैठक मात्र अभी तक 3 बार ही हुई है। तो पहली बार कब हुई थी? तो आप आंसर दे देंगे कि पहली बार हमें 1961 में जरूरत पड़ी थी। और 1961 में क्यों जरूरत पड़ी थी? क्योंकि हमारे पास में एक कानून बनाना था, दहेज निषेध कानून। ठीक है, हमें एक कानून बनाना था दहेज से रिलेटेड, और दहेज से रिलेटेड कानून बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में मतभेद हो रहे थे, तो राष्ट्रपति इन दोनों की संयुक्त बैठक करा देते हैं और इसके बाद दहेज निषेध विधेयक पारित हो जाता है 1961 में। और अगर ये 3 बार हुई है तो 1961 में पहली हुई है, इसके बाद कौन सी हुई है? तब आपका आंसर क्या होगा कि 1978 में इसकी बैठक दूसरी होती है और इसके बाद 2002 में तीसरी बैठक संयुक्त होती है। अभी तक दोबारा यानी चौथी बार में मौका नहीं मिला है। तो आप याद क्या कर सकते हैं कि 3 बार हुई है, तो पहली हमारी 1961 में, इसके बाद 1973 में, सॉरी 8 में, और इसके बाद 2002 में। ये 3 बैठक अभी तक हो पाई हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो कितने लोगों का आंसर सही है? बिल्कुल, आर्टिकल 108 1961 साइलेंस लर्नर के द्वारा बिल्कुल सही है। वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा अध्यक्ष जय सिंह ने आंसर दिया है 3, और दूसरी 1978 में। बिल्कुल सही है कि दूसरी जो बैठक होती है 1978 में होती है, वो इस वजह से होती है कि बैंकिंग सर्विस कमीशन को रद्द करना था। और तीसरी बैठक इस वजह से होती है क्योंकि हमें यहां पे आतंकवाद को खत्म करना है, और ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज के टाइम पे, जहां पर आतंकवाद निवारण विधेयक लाया जाता है 2002 में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? अगर मैं यहां पे ये कहूं कि मान लीजिए कि हम यहां पे प्रोजेक्ट लेके आते हैं और बाहर विदेश में क्या कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को लेके जाते हैं। अब विदेश में क्या किया गया, यहां पे मैंने कहा कि विदेश में नहीं, यहां पे बात करते हैं कि कोई हम प्रोजेक्ट लेके आए। अब मान लीजिए मैं उसे निर्यात करना चाहता हूं, किसी भी चीज को निर्यात करना चाहता हूं, यहां पे हाई मूल्य है, हाई प्राइस है, तो उसके लिए मेरे पास में अगर नुकसान होता है तो उसकी कवरेज देने वाला कोई है? क्या ऐसा है कि जो मेरा नुकसान की भरपाई कर सकता है? तो उसी जगह पे आपका खड़ा हो जाता है नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है, तो ये एक ऐसा अकाउंट है जहां पे हम कोई भी प्रोजेक्ट, यहां पे कोई भी अगर हम निर्यात करते हैं, ज्यादा मूल्य की चीज है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक बीमा देना पड़ेगा, एक इंश्योरेंस देना पड़ेगा, और इसका संचालन करने वाला कौन है? ईसीजीसी है। कौन है?
ईसीजीसी है जो एक्सपोर्ट पर क्रेडिट गारंटी देता है। अगर आप किसी भी चीज को विदेश में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और एक्सपोर्ट करने पर उसका नुकसान ना हो और नुकसान की भरपाई अगर करेगा कोई, तो वो कौन करेगा? एनईआईए के द्वारा होती है। और ये एनईआई का संचालन कौन करता है? ईसीजीसी करता है। और ये किसके अंतर्गत आती है? तो आप कहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, एक व्यापार करना चाहते हैं, तो व्यापार करने के लिए हमारे पास में कोई मंत्री है या मिनिस्ट्री है, तो क्या कहेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जो यहां पे हमें एक बीमा प्रदान करती है, बीमा कवरेज देती है कि अगर आपको निर्यात करने पर नुकसान हो जाए तो उस जगह में राष्ट्रीय हित वाली चीजों पर आपको बीमा दिया जाएगा। तो आंसर कितना आया किसी लोगों का? कितने लोगों का सही है? जय सिंह का आंसर ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट लाइफ का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों में से किसी एक को एनडीएमए उपाध्यक्ष के रूप में कौन नामित करता है? आपको पता है कि हमारे यहाँ पे कभी कभी प्राकृतिक घटनाएं भी हो जाती हैं, और जब प्राकृतिक घटनाएं होती हैं तो वहाँ पर दिशा निर्देश को बनाने के लिए, कोई नीति बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक यहाँ पे निकाय बनाना पड़ता है। और वो निकाय कौन सा है? उसी निकाय का नाम दिया गया है यहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या नाम है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या है? एक निकाय है। इसको यहाँ पे 2005 के तहत क्लास अब सही चल रही है? आप ये बता सकते हैं कि मेरा साउंड और वीडियो सही चल रहा है? एक बार दिक्कत आ गई थी। इस क्वेश्चन को कराने से पहले आप लोग ये बता दीजिए कि क्लास सही चल रही है या फिर वॉइस आ रही है या वीडियो रुका तो नहीं है? सही है तो ठीक है। चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। मैंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यानी कभी कभी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को हमें कम करना है, नीतियां बनानी है, दिशा निर्देश तैयार करने हैं, तो हमारे पास में यहां पर एक निकाय है जिसका नाम है एनडीएमए। ठीक है। इस एनडीएमए के द्वारा एनडीएमए के द्वारा क्या किया जाता है? यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या किए जाते हैं? दिशा निर्देश बनाए जाते हैं, इसको स्थापित किया जाता है। और इसका जो अध्यक्ष है, इसका जो नेतृत्व करता है, वो कौन होता है? वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्रधानमंत्री के द्वारा एनडीएमए की क्या की जाती है? अध्यक्षता की जाती है। अगर अध्यक्ष प्रधानमंत्री है तो फिर यहां पे उपाध्यक्ष किसे चुनाया जाएगा? ये काम किसका होगा? ये प्रधानमंत्री का काम होगा। यानी यहां पे किसका काम है? एनडीएमए के सदस्यों को किसी एक में से किसी एक को उपाध्यक्ष बनाना है, तो उसे नामित करने का अधिकार कोई रखता है, तो वो कौन रखता है? तो वो रखता है एनडीएमए का अध्यक्ष, जो कि एक प्राइम मिनिस्टर है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बताओ कितने लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही है? भाई आंसर तो दो कम से कम। हाँ जी बिल्कुल, सब ओके है, वो तो देख लिया मैंने, सब ओके है, वीडियो सही चल रहा है अब। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के द्वारा बाकी के सदस्य चुने जाते हैं, अध्यक्ष के द्वारा उपाध्यक्ष को भी चुना जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। आप लोग सभी फेसबुक का यूज करते होंगे, और फेसबुक का जब यूज़ करते हो तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि हमारे पास में कभी कभी ऐसी चीज़ें आती हैं जहां पे हमें प्रिडिक्शन की बात करनी होती है। यानी हमसे पूर्व अनुमान ले लिया जाता है कि आज कौन जीतने वाला है या फिर इस मैच में कौन जीतेगा, जिससे क्या होता है? जिससे आपको एक प्रिडिक्शन मार्केट बनकर तैयार हो जाता है।
फेसबुक को आप वैसे ही नॉर्मली यूज करते होगे, न्यूज फीड के लिए यूज करते हो, चैटिंग के लिए यूज करते हो, वीडियोस देखने के लिए यूज करते हो, और इसी के द्वारा यहां पर मार्केट तैयार किया जाता है, और वही मार्केट आपका क्या कहलाता है? पूर्व अनुमान बाजार कहलाता है, प्रिडिक्शन मार्केट कहलाता है। यहां पे भविष्यवाणी की जाती है और भविष्यवाणी के द्वारा अनुमान लगाए जाते हैं और कलेक्टिव इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। अब कलेक्टिव इंटेलिजेंस क्या होती है? कलेक्टिव का मतलब है कि समूह का, यानी आप लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है? अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है, जिससे हम एक पूर्व अनुमान लगाते हैं कि किसी भी चुनाव में कौन जीतने वाला है, किस खेल में कौन जीतने वाला है, अन्य घटनाएं हैं, इससे रिलेटेड पूर्व अनुमान क्या दिए जा सकते हैं, जिससे हमारे सटीक पूर्व अनुमान दिए जा सकते हैं। और ये क्या कहलाता है? ये आपका ऑप्शन इन चारों में से क्या कहलाएगा? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फोरकास्ट। क्या कहलाएगा? ये फोरकास्ट कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि फेसबुक जो है ये कब बनकर तैयार हुआ, यानी आपके पास कब बनकर तैयार होकर आया? तो हम कहेंगे ये 2004 में इसकी स्थापना हो जाती है, और आप सभी जानते होंगे इसकी स्थापना करने वाले कौन है? मार्क जकरबर्ग। ठीक है, क्या नाम है उनका? मार्क जकरबर्ग। और ये मार्क जकरबर्ग जो हैं, यहां पे क्या करते हैं? फेसबुक को जब इन्होंने देखा कि फेसबुक अच्छा चल रहा है 2004 के बाद में, लेकिन धीरे 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 करके फेसबुक का मार्केट डाउन हो जाता है। फेसबुक का जब मार्केट डाउन होता है और इस टाइम पे इंस्टाग्राम जो है वो चल रहा होता है, तो क्या करते हैं? फेसबुक इसको खरीद लेती है। और कब खरीद लेती है? 2012 में इंस्टाग्राम को खरीद लिया जाता है। इसके बाद देखा कि फेसबुक के द्वारा, यानी यहां पे व्हाट्सएप जो भी है ये भी खरीद लिया जाता है 2014 में। क्यों खरीद लिया जाता है? क्योंकि इसे मोनोपोली लेके आनी है, क्योंकि इसे क्या करना है कि मेरे अलावा कोई और नहीं आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यहां पे क्या हो जाता है? फेसबुक यहां पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को भी खरीद लेता है। खरीद लिया। खरीदने के बाद यहां पे एक कंपनी, यानी फेसबुक की कंपनी का नाम चेंज कर दिया जाता है, और ये चेंज क्या हो जाता है? मेटा प्लेटफॉर्म हो जाता है। इसी वजह से पूछा जाता है कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी कौन सी है? मेटा। और मेटा के अंडर में कौन काम कर रहा है? फेसबुक काम कर रही है, इंस्टाग्राम कर रही है, व्हाट्सएप कर रहा है, और ऑक्यूलस काम कर रहा है। तो बताइए कितनों का आंसर सही है? मार्क जकरबर्ग है, बिल्कुल सही बात है। 2004 में इसकी स्थापना की जाती है। स्टूडेंट लाइफ का भी आंसर सही है। फेसबुक यूज नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आपने इन शहरों के नाम सुने होंगे। वाराणसी है, पाटलिपुत्र है, मदुरई है। इन शहरों के नाम आपने जब सुने हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार के नगर वर्गीकरण से संबंधित है। आप सभी जानते हैं भाई, हम देखें कि वाराणसी जो है धार्मिक कंट्री है, सांस्कृतिक कंट्री है, सॉरी कंट्री नहीं, स्टेट है, सॉरी शहर है। ठीक है, धार्मिक और सांस्कृतिक शहर है वाराणसी। इसी प्रकार से अगर मैं पाटलिपुत्र की बात करूं तो ये पाटलिपुत्र मगध की राजधानी रही है, तो यानी प्रशासनिक और राजनीति की बात हो रही है। मदुरई की बात करूं तो यहां पर भी क्या है? धार्मिक और व्यापारिक चीजें देखने हैं, तो दक्षिण भारत में यहां पे धार्मिक की चीजों को दिखाता है, तो वो कौन है? मदुरई है। तो इस प्रकार से हमारे पास में तीनों एक कैसी जगह हैं? प्राचीन जगह हैं। इनका अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये प्राचीन शहर हैं और यहाँ पे इनका एक ऐतिहासिक महत्व। नहीं, बी ऑप्शन गलत है भाई स्टूडेंट लाइफ, बी ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये मध्यकालीन नहीं, ये प्राचीन शहर है। वाराणसी जो है धार्मिक और सांस्कृतिक के कारण यहाँ पे फेमस है। आप जानते हैं काशी, जिसका ऋग्वेद में उल्लेख है, जहां पर इसकी स्थापना शिव के द्वारा की जाती है। वहीं पर पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा की जाती है। मदुरई तमिलनाडु में स्थित एक धार्मिक केंद्र है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गलत तो होगा ही भाई चित्रांशी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, बी आंसर नहीं होगा। स्टूडेंट लाइफ का सही है, चित्रांशी का आंसर सही है। तो जो लोग इसका आंसर ए दे रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। आपको एक बात समझ में आती होगी कि आज के टाइम पे इक्वलिटी की बात आती है, और जब इक्वलिटी की बात आती है तो पुरुष और महिलाओं में दोनों के लिए समान कार्य की बात की जाती है, समानता की बात की जाती है। और समानता के लिए कहा जाता है कि इन दोनों को जो कार्य दिए जाएं वो समान होने चाहिए, और समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। और इस समान वेतन की बात करने वाला कौन है? तो ये याद रखना, ये बात की जाती है डीपीएसपी में। किसमें की बात की जाती है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी राज्य के द्वारा निर्देश दिया जाता है जो भी नीतियां बनाई जाती हैं उनका निर्धारण किस प्रकार करना है।
तो ऐसे ही यहाँ पर डीपीएसपी जो है आर्टिकल नंबर 36 से स्टार्ट होता है, आर्टिकल नंबर 51 तक है, और 36 से 51 के बीच में एक आर्टिकल आता है और वो आर्टिकल नंबर है 39। और 39 आर्टिकल क्या कहता है कि महिला और पुरुषों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, महिला पुरुषों को जो भी कार्य दिए जा रहे हैं उस कार्य के लिए वेतन समान होना चाहिए, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करना। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बताइए कितनों का आंसर सही है। अदा गौतम आ चुके हैं, नमस्ते। इसी के अलावा चित्रांशी का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। तो जो लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, यानी आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब अगर आपके आंसर सही जा रहे हैं। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 की बात करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसकी, यानी किस की का, जिसे हम कुंजी के नाम से जानते हैं, उपयोग जो है वो एनक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। बेटा लिखा हुआ है, ये बेटा ना होकर क्या है, डेटा है। ठीक है, डेटा को एनक्रिप्ट करना है। तो आप यहां पे क्या करेंगे, हमारे पास में मान लीजिए कोई एक टेक्स्ट है, मैंने कहा ये आप क्या पढ़ पा रहे हैं, बिल्कुल पढ़ पा रहे होगे। अब पढ़ने के बाद में क्या होगा कि मैं इसे किसी व्यक्ति को भेजता हूं, तो क्या होता है, इसको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। यानी आप व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज पढ़ते हैं तो आप जब उस मैसेज को किसी दूसरे को भेज रहे होते हो तो ये एनक्रिप्ट मैसेज के रूप में जाता है, और सामने वाले यानी आपको व्हाट्सएप उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता है। इसे कहा जाता है एनक्रिप्टेड मैसेज। तो यहां पर ऐसी चीज के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है, तो आपको बता दूं उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पब्लिक की का यूज किया जाता है। और पब्लिक की के द्वारा यहां पे क्या होता है, डेटा को एनक्रिप्ट किया जाता है, और जैसे ही प्राप्तकर्ता के पास में वो जाती है तो वो डिक्रिप्ट हो जाती है, जिसके कारण आपके जो मैसेज हैं वो कोई कंपनी नहीं पढ़ सकती है। इसलिए कहा जाता है कि एनक्रिप्शन करना जरूरी होता है। इसलिए कहा जाता है कि व्हाट्सएप यहां पे आपके किसी भी मैसेज को नहीं पढ़ता है। वो इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि कोई भी मैसेज आपको भेजा जा रहा है वो एक कोडिंग के रूप में जाता है, ना कि एक मैसेज के रूप में। ठीक है, तो इसीलिए एनक्रिप्शन बहुत जरूरी होता है। कोई भी अगर आपकी एप्लीकेशन है वो एनक्रिप्शन मेथड पे काम नहीं कर रही है तो आप उसको यूज ना करें, क्योंकि आपके मैसेज वहां पर पढ़ लीक हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसके वेतन और भत्तों का भुगतान भारत की संचित निधि के द्वारा किया जाता है। आपको पता है कि जैसे कि आपके यहाँ पे राष्ट्रपति हैं, आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, आपके यहाँ पे सांसद हैं, न्यायाधीश हैं, मंत्री हैं, जो भी हैं, इन सब का क्या करना है, इन सबको यहां पे वेतन देना है। और वेतन अगर देना है तो किसके द्वारा, किस अकाउंट से दिया जाता है, तो याद रखिएगा ये जो अकाउंट है उसका नाम होता है भारत की संचित निधि। और इस संचित निधि के द्वारा सभी सांसदों को, सभी यहाँ पे प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री, उनको, यहाँ पर संसद के सदस्यों को, यहाँ पे कैबिनेट मंत्री को या लोकसभा के उपाध्यक्ष को, सभी को यहाँ पे क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है, पेंशन दी जाती है और सरकारी खर्च दिया जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूं कि इन चारों में से ऐसा कौन है जहां पर वेतन और भत्तों का भुगतान भारत की संचित निधि द्वारा किया जाता है, तो आपका आंसर होगा कि चारों ही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी इसका पार्ट है, संसद भी इसका पार्ट है, कैबिनेट मंत्री भी पार्ट है और लोकसभा के उपाध्यक्ष भी इसका पार्ट है। लेकिन इस जगह पर आंसर क्या हो जाएगा, इस जगह पर आपका लोकसभा उपाध्यक्ष आंसर हो जाएगा। उसका रीजन क्या है कि जब यहां पे इनके वेतन की बात की जाती है तो इनके लिए मतदान नहीं करना होता है, इनके लिए केवल चर्चा की जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, तो इसे आवेशित व्यय के नाम से जाना जाता है और इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बताइए कितनों का आंसर सही है। डी फोर देवसेना, डी फोर देवसेना, बिल्कुल सही बात है। एबीसीडी चित्रांशी चौहान ने चारों आंसर दे दिए भाई, चारों में से तो कोई ना कोई सही हो ही जाएगा। मथुरा का आंसर, हाँ जी बिल्कुल, देवसेना ही आंसर सही है, डी। चित्रांशी, अदा गौतम का भी आंसर बिल्कुल सही है। तो जो लोग डी के साथ हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, यानी भारत की संचित निधि के द्वारा, यानी जैसे हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, इसके द्वारा जितने भी आपके न्यायाधीश होते हैं, कर्मचारी होते हैं, सांसद होते हैं, मंत्री होते हैं, इन सभी का वेतन इसी के द्वारा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। आपने देखा होगा कि कई स्टेट हैं और हर स्टेट के पास में अपने पारंपरिक सामाजिक और सांस्कृतिक कहानियों के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसके द्वारा वो अपनी परंपरा को बनाए रखते हैं।
और किसी भी परंपरा को, किसी भी लोक कला को बनाए रखने के लिए यहाँ पे हमारे पास में कोई ना कोई ऐसी एक सुविधा होती है। तो ऐसा ही हमारे पास में है राजस्थान के पारंपरिक स्ट्रिंग पपेट। यानी स्ट्रिंग पपेट का मतलब यहाँ पे क्या है, एक धागे से एक लकड़ी की गुड़िया को नियंत्रित किया जाता है और उसके द्वारा किसी कहानी को दर्शाया जाता है, चाहे वो सामाजिक रूप में हो, चाहे वो सांस्कृतिक रूप में हो, चाहे वो ऐतिहासिक रूप में हो। और ऐसी ही कहानियों को बताने के लिए यहां पर इन ट्रेडिशनल स्ट्रिंग पपेट का यूज किया जाता है। और आपको मैं दिखा दूं, स्ट्रिंग पपेट यहां पे इनकी बात की जा रही है और आप समझ चुके होंगे कि ये राजस्थान की लोक कला का एक हिस्सा है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो आपके सामने ऑप्शन है, क्या कहा जाता है इसे। क्या इसे बॉम्ब-लट्टम कहा जाता है, गोंबियट्टा कहा जाता है, कठपुतली कहा जाता है, या इसे रावण छाया कहा जाता है। तो आप खुद समझ जाएंगे। स्ट्रिंग पपेट जिसे डोरी से कंट्रोल किया जा रहा है, लकड़ी की जो गुड़िया है, लकड़ी की एक कठपुतली है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बताइए कितनों का आंसर। सर मेरा पहला आंसर देखो सही है। हाँ जी बिल्कुल कठपुतली है। मथुरा का आंसर भी आ चुका है सी। देखा है तो बहुत अच्छी बात है भाई। कठपुतली नृत्य भाई, अगर आप देखे जाएं कि ये कठपुतली नृत्य जो है वो डोरी द्वारा नियंत्रित है, लेकिन हम लोग भी एक डोरी द्वारा नियंत्रित हैं जो दिखाई नहीं देती है। और हम भी यहाँ पे एक कहानी का एक पार्ट हैं, और हम कहानी के पार्ट होने के साथ साथ जो चीजें कर रहे हैं वो एक प्रकार से कठपुतली जैसा ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपको सामने यहाँ पे 4 मंदिर दिखाई दे रहे होंगे, और चारों मंदिर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि चारों मंदिर कहीं ना कहीं स्थित होंगे, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, उत्तर प्रदेश का मंदिर। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओगे। अदा गौतम का आंसर सी। भाई आंसर सही आंसर बताना है, जल्दी से बताओ। जितने लोग जुड़े हो कम से कम उतने लोग तो आंसर दे सकते हैं कि यहाँ पर इन चारों में से कौन सा ऐसा मंदिर है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका तो आंसर आ जा है, हाँ जी बिल्कुल मथुरा। आंसर आ चुका है मथुरा का ए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई आंसर नहीं बता पा रहा है तो मैं बता दूं कि इसमें से उत्तर प्रदेश में जो स्थित है उसका नाम है काशी विश्वनाथ मंदिर। सभी जानते हैं, फेमस है, ज्ञानवापी का मुद्दा उठा हुआ है, आपका ट्रेंडिंग में है। तो आप इस मंदिर को याद कर सकते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी की अगर मैं बात करूं तो मीनाक्षी मंदिर, क्योंकि हमसे ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि ये मंदिर कहां पे है। तो ये मीनाक्षी मंदिर आपका कहां पे है, ये तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में कहां पर, तो मदुरई में है। तो हम यहां पे याद कर सकते हैं कि मदुरई के, यानी तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। इसके बाद आप यहां पे देख पा रहे हैं कि सोमनाथ टेम्पल। इसके लिए तो आप यहां पर जब ऐतिहासिक चीजों को पढ़ते हैं, ऐतिहासिक कहानियों को पढ़ते हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा जो पार्ट नाम याद आता है वो आपका सोमनाथ का मंदिर आता है। और ये कहां पर है, ये आपका गुजरात में है। और फिर आता है आपका पद्मनाभम स्वामी का मंदिर, और ये कहां पर है, ये आपका केरल में है, केरल के तिरुवनंतपुरम मंदिर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ चुकी है। तो बिल्कुल सही बात है चित्रांशी चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13। क्या कहता है, हमसे क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन सा एक स्वयं प्रतिरक्षी रोग है। तो सबसे पहले दिमाग में जाएगा कि ऑटो इम्यून यानी स्वयं प्रतिरक्षी होता क्या है। यानी आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया जो कि हार्मफुल होता है एंटर करता है, तो उसे खत्म करने के लिए एक इम्यून सिस्टम हमारे अंदर पाया जाता है। और वो इम्यून सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है, डब्ल्यूबीसी। और ये डब्ल्यूबीसी क्या करती है, आपके अंदर आए हुए वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने का काम करती है और उन्हें खत्म करने का काम करती है। लेकिन कभी कभी क्या है, डब्ल्यूबीसी कहते हैं ना कि डब्ल्यूबीसी में भी क्या हो जाता है, किसी का दिमाग खराब हो जाता है और वो क्या करती है, अपनी ही सेल को खाने लग जाती है। उसे लगता है कि ये हानिकारक है, ये हार्मफुल है, तो उन्हें खाने लग जाती है, खत्म करने लग जाती है, नष्ट कर देती है। यानी इसे कहते हैं ऑटो इम्यून, यानी खुद के द्वारा, यानी खुद की सेल को खत्म कर देना। वो क्या कहलाएगा, ऑटो इम्यून कहलाएगा। और इससे होने वाला रोग ऑटो इम्यून डिसीज कहलाएगा। तो आपने नाम सुना होगा एक अर्थराइटिस का, गठिया का। यहां पे गठिया जो होता है, आप यहां पे समझते होंगे कि साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है। इसके अलावा फ्लूइड कम होने के साथ हमारा जो लिगामेंट है वो भी घिस जाता है।
लेकिन वास्तव में इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि यहां पर जो WBC है वो इन्हें खत्म करने लग जाती है। और रोमेटाइड अर्थराइटिस एक ऐसा डिसीज है जहां पर जोड़ों पे हमला किया जाता है, और जोड़ों पर हमला कौन करता है, वो WBC हमला करती हैं, और इसके बाद में यहां पर क्या हो जाता है, हमारे क्या कहते हैं उसे, गठिया कहते हैं, तो गठिया हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ऑप्शन नंबर सी किसका सही है, कितने लोगों ने सी सही दिया है? सर जी मेरा नाम है सचिन राजपूत, मैं मथुरा से हूं। बिल्कुल भाई सचिन राजपूत, मैं अब मथुरा लिखा था तो मथुरा ही बोलूंगा, नाम लिखा करो जी। चित्रांशी का आंसर है DCA, सारे ही आंसर दे देते हैं चित्रांशी, तो स्टूडेंट लाइफ का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। तो जहां पर अगर मैं बात करूं कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि इसमें से सी आंसर सही है, क्योंकि गठिया एक ऐसा रोग है जहां पे WBC अपने ही सेल को खाने लग जाते हैं। लेकिन बाकी के रोग भी तो पूछ लिए जाते हैं। जब मैं यहां पे कहता हूं विटामिन सी की कमी हो गई, तो विटामिन सी की कमी से क्या हो जाएगा, आपको स्कर्वी रोग हो जाएगा। और यहां पर मोती जरा की बात करते हैं, टाइफाइड की बात करते हैं, तो यहां पर एक बैक्टीरिया है जिसे कहते हैं साल मोनेला टाइफी। ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से क्या हो जाता है, आपको टाइफाइड हो जाता है। और आप मलेरिया को तो सभी जानते हैं कि किससे फैलता है, प्लाज्मोडियम से फैलता है। और प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रकार का पैरासाइट है। और यहाँ पर प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से क्या होता है, यहाँ आपको रोग हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ चुकी है। और अगर आपको ये क्लास समझ में आ रही है, अगर आप क्लास वास्तव में अच्छी लग रही है, आपको यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट दिख रहा है, आपको यहाँ पे नॉलेज मिल रही है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा शेयर कर सकते हैं अपने साथियों को जो पढ़ना चाहते हैं, सीरियस तरह से पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके अलावा एनालाइज भी करना चाहते हैं कि हाँ मेरे को इससे अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज भी होनी चाहिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हाँ, तो भाई आंसर देने का तरीका मैं यही बताना चाहता हूं, जितने भी लोग आंसर देना चाह रहे हैं तो वो क्वेश्चन लिखकर आंसर दें कि ये क्वेश्चन किसका है, क्योंकि हमारे यहाँ पे चीजें आती हैं तो 2-4 सेकंड या 10 सेकंड का अंतर आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आप जब क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ेंगे तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग जिस चीज पर सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं वो यही है, यानी इससे उलट हम ज्यादा काम करते हैं। हम अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने में इतना आगे बढ़ गए कि आज हम नंबर 1 हो चुके हैं। यानी जब कोविड-19 आया था, करने के लिए कुछ नहीं था, तो हमने अपनी पॉपुलेशन पर काम किया और पॉपुलेशन को इतना बढ़ा दिया कि हम 142 करोड़ हो चुके हैं और नंबर 1 पोजीशन पर आ चुके हैं। हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। किसी एक चीज में तो हम चाइना को पीछे छोड़ पाए हैं। यहां पे बात करते हैं कि भले ही आज के टाइम पे हम अपनी पॉपुलेशन नंबर वन पर देखते हैं, लेकिन यहां पर परिवार नियोजन की बात तो पहले से की जा रही है, यानी 1952 से की जा रही है। तो यहां भारत ने 1952 से यानी 1952 से क्या किया, अपना राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया था। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या कहता है कि आपको अपनी जनसंख्या क्या करनी पड़ेगी, यानी जनसंख्या वृद्धि कम करनी पड़ेगी। जनसंख्या वृद्धि को कम करना है तो आपको कोई ना कोई कार्यक्रम के तहत काम करना होगा। तो यहां पर यह कार्यक्रम लाया गया जहां पर हमने आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दिया, और आर्थिक प्रगति को बढ़ाने के लिए सबसे पहला काम क्या है, हमें पॉपुलेशन को कम करना होगा। और जब पॉपुलेशन कम होगी तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारे रिसोर्सेज जो हैं उनकी कमी नहीं होगी। ठीक है, आपको अगर मैं बता दूं, कार्यक्रम जो है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत यहां पे संचालित किया जाता है। आप जानते हैं कि हमारे यहां पे जनसंख्या नियंत्रण के अलावा भी इस पे काम किया जा रहा है। मातृ शिशु और स्वास्थ्य की बात की जाती है, बाल मृत्यु दर को भी कम किया जाता है, इसके लिए गर्भ निरोधक गोलियों का भी यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 15। तो 14 का आंसर किसने दिया है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। यहां पे बात की जा रही है वैष्णववाद की।
अब ये बात को समझ चुके होंगे कि जब हम यहाँ पे वैष्णव की बात कर रहे हैं तो ये भगवान विष्णु के स्वरूप की बात करता होगा, भगवान विष्णु को एक आराध्य के रूप में देखता होगा, भगवान विष्णु की पूजा करता होगा। अब यहाँ पे प्रमुख समर्थकों में से एक के रूप में सम्मानित शंकरदेव किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पूछा जा रहा है कि वैष्णववाद के जो समर्थक थे जिनका नाम था शंकरदेव, ये कहां से थे? तो आप इसका आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको बता दूं कि वैष्णववाद में ना 4 संप्रदाय हैं। वैष्णववाद जो है इसके अंदर आपको 4 संप्रदाय देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला जो है वो श्री संप्रदाय है। श्री संप्रदाय के अलावा यहां पे आप देख पाएंगे दूसरा जो है वो ब्रह्म संप्रदाय है। ब्रह्म संप्रदाय के बाद आप तीसरा जो संप्रदाय देखेंगे वो आपका कुमार संप्रदाय है, और इसके बाद में आपका चौथा जो संप्रदाय है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यहाँ पे रुद्र संप्रदाय के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास में 4 संप्रदाय हैं जो कि आपके वैष्णववाद का प्रतीक हैं, वैष्णववाद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो शंकरदेव है ना, ये शंकरदेव आपके कहां से आते हैं? ये असम से आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थैंक यू चित्रांशी चौहान, बिल्कुल सही आंसर दिया है असम, तो आपका असम यहां पे सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 की। देखो, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ओपन जब की जाती है तो वहां पे क्या है, एक विश्वविद्यालय का प्रमुख बनाया जाता है। वही पूछा जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई यूनिवर्सिटी ओपन की गई है तो उस यूनिवर्सिटी में जो उन यूनिवर्सिटी का प्रमुख जो होगा वो इनमें से कौन होगा? वो होगा आपका कुलाधिपति। और कुल अधिपति के रूप में इन चारों में से कौन काम करता है? तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से आंसर दीजिए कि हर राज्य में यूनिवर्सिटी जो ओपन की जाती है उसमें जो यूनिवर्सिटी है उसका प्रमुख जो होता है वो इन चारों में से कौन होगा? तो जल्दी से बताइए कौन आंसर देगा इसका? तो यहां पर चित्रांशी का ही आंसर आया है, ऑप्शन नंबर डी। किसी और का आंसर भाई? चलिए कोई बात नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर देखो, जब भी किसी भी राज्य की बात की जाती है, उस राज्य में यूनिवर्सिटी ओपन की जा रही है, तो यूनिवर्सिटी ओपन करने वाला जो यहां पे यूनिवर्सिटी ओपन होने के बाद जो प्रमुख होता है उसे कुल अधिपति कहते हैं। और ये कुल अधिपति होता कौन है? तो ये आप यहां पर जान पाएंगे जिस राज्य में का राज्यपाल है। यानी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ही यहां पे यूनिवर्सिटी के क्या होते हैं? कुल अधिपति होते हैं, चांसलर होते हैं। इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए कौन? यहां पे किसी का आंसर सही नहीं है, डी 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 आंसर आ रहा है। सचिव नहीं होंगे, आपके राज्यपाल हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा भाई स्टूडेंट लाइफ, डी नहीं होगा, तो डी आंसर गलत है सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 17। आपको पता है जब हम 1947 में आज़ाद हुए थे, लेकिन 1947 में आज़ाद होने से पहले हमने कई लड़ाइयाँ लड़ी, कई क्रांतिकारी आए, कई क्रांतिकारियों ने यहाँ पे क्या किया? अपने अपने एक नारे के साथ में आगे बढ़े और उसी के साथ में सभी को एकजुट करने का प्रयास किया था। यहाँ पे बात होती है उसी में से कि एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। इस नारे को बुलंद करने वाले कौन थे? इन चारों में से आपको आंसर बताना है। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर आया है, चित्रांशी का ही आंसर आया, बाल गंगाधर तिलक। यानी आप लोग जितने भी जुड़ रहे हैं इनमें से केवल चित्रांशी जो है वो वास्तव में अच्छे तरीके से फोकस करना चाहती हैं, क्योंकि बाकी के लोग आंसर देना ही पसंद नहीं कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। और ये बाल गंगाधर तिलक वही हैं, इनके द्वारा स्वदेशी की बात की जाती है, और स्वदेशी की बात में लाल, बाल, पाल, ये तीनों फेमस होते हैं स्वदेशी की बात करने में। तो लाल की बात करेंगे तो लाला लाजपत राय लाल के नाम से जाने जाते हैं, बिपिन चंद्र पाल यहाँ पे पाल के नाम से जाने जाते हैं, और बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो बाल के नाम से जाने जाते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, तीनों को मिलाकर हम लाल, बाल, पाल के नाम से जानते हैं। और इन्होंने ही स्वदेशी आंदोलन की बात की थी, इन्होंने ही स्वदेशी अपनाने की बात की थी। और यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह आंसर क्या किया जाता है? एक नारा बुलंद किया जाता है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मुझे देखकर, हाँ बिल्कुल भाई, किसी ना किसी से तो सीखना ही चाहिए। हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हमसे भी सीखना चाहिए, हम भी आप लोगों से सीख रहे हैं किस तरीके से किसको आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं। बात करता है कि किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल की बात की जा रही है।
अब इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई स्टेट होगा, ऐसा कोई शहर होगा जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जो होंगे वो वहां पर क्या होंगे, बहुत अच्छे तरीके से चलते होंगे, या फिर कहेंगे वो केंद्र होगा, वो एक सेंटर होगा। तो आईटी रूप में सेंटर कौन है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में सेंटर कौन है, जिसे हम सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, तो इनमें से आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, अच्छा यहां पे ऑप्शन नंबर बी और सी में थोड़ा सा गड़बड़ है, तो मैं यहां आपको बता देता हूं, ये हो जाएगा आपका सी, तो सी आंसर यहां पे सही होगा। बेंगलुरु है जिसे हम सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं, तो बेंगलुरु को ही यहां कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और एक बात आप याद रखिएगा, यहां पर ही आईटी उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का केंद्र है, जिस वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल के नाम से जाना जाता है। लेकिन नोएडा इंडस्ट्रियल हब के नाम से जाना जाता है, टेक हब के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, यहां पे टेक्निकल इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलती हैं, इसलिए नोएडा इंडस्ट्रियल हब के नाम से जाना जाता है। वैसे तो हुई नहीं है, लेकिन अगर हो रही है तो करा दोगे इसे। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कहता है, के एम मुंशी के द्वारा निम्नलिखित में से किसे हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में परिभाषित किया गया था। यानी आपकी जो संविधान में डीपीएसपी की जब बात की जाती है, फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, सिटीजनशिप की बात की जाती है, और आपकी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल की बात की जाती है, तो इन चारों में से हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली किसी इन चारों में से किसी एक को कहा गया है। तो आप बताएंगे किसे कहा गया है, कि यहां पर जो हॉरोस्कोप है यानी कुंडली के रूप में बोला गया है कि चारों में से प्रस्तावना, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और सिटीजनशिप में से किसे कहा गया है। तो सॉरी, ऑप्शन नंबर डी। तो बेटा डी आंसर बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रियम्बल हो जाएगा। प्रस्तावना को यहां पर के एम मुंशी के द्वारा, जो कि संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं, संवैधानिक विशेषज्ञ भी थे, लेखक भी थे, वकील भी थे, और एक राजनेता के रूप में भी उभर के आते हैं, इनके द्वारा प्रस्तावना की बात की जाती है। और इस प्रस्तावना को लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली के रूप में ये फेमस कर देते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा आर्टिकल नंबर 32 को क्या कहा गया था, उसे संविधान की आत्मा कहा गया था, इसी प्रकार से इन्होंने प्रस्तावना को जन्म कुंडली भी कहा है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। बोला गया है यहां पे, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था। तो आप सभी जानते हैं कि जब भारत में विदेशी मुद्रा आती है, तो भारत में विदेशी मुद्रा का आवागमन होता है, उसको हमें सुचारू रूप से चलाना है, और यहाँ पे लेन देन किस प्रकार से करना है, किन नियमों के तहत करना है, कैसे हम विदेशी निवेश को बढ़ा सकते हैं, कैसे विदेशी मुद्रा का नियंत्रण कर सकते हैं, और अवैध गतिविधियां जो होती हैं उनको रोक सकते हैं। तो इसी के लिए हमने क्या लेके आए, हम लेके आते हैं विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके आने के बाद में यहां पर जब विदेशी मुद्रा है उसके आवागमन की सुविधा की जाती है, ट्रांजैक्शन, और इसके अलावा विदेशी निवेश को बढ़ाने की बात की जाती है। तो इसी वजह से कह सकते हैं कि हमारे द्वारा एक एक्सचेंज, यानी जिसे हम फेमा के नाम से भी जानते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये आता कब है, 1999 में अधिनियमित किया जाता है। कब किया जाता है, 1999 में अधिनियमित किया जाता है। और इसके बाद में ये सुचारू रूप से चलता कब है, यानी लागू कब किया जाता है, तो 1 जून 2000 से इसको लागू कर दिया जाता है। तो आप दोनों डेट को याद कर सकते हैं कि फेमा लागू कब होता है, 1 जून से स्टार्ट होता है 2000 से, लेकिन अधिनियमित यानी नोटिफाई कब किया जाता है, वो 1999 में किया जाता है। मेरो सही है, हाँ बिल्कुल तुम्हारा सही है।
1999 बिल्कुल सही है, 1999। और इसी के साथ में आपकी आज का क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 20 मेरे साथ में की हैं तो आप ये बता सकते हैं कि इन 20 क्वेश्चन में आपके कितने नंबर सही, यानी कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आपके 20 में से अगर 15, 16, 17 या 18 तक आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जीएस में अच्छा जा रहे हैं। लेकिन अगर 15 से जा रहे हैं तो आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन अगर आप 10 से नीचे हैं तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 20 अगर यहां पे आप कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप आगे जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उनमें इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप उसे बिल्कुल सही तरीके से करने वाले हैं। तो चित्रांशी चौहान ने बताया कि 20 में से मेरे 16 सही गए हैं, तो बिल्कुल सही है। अगर आपके 16 नंबर आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप जीएस में 80% कवर कर रहे हैं। तो 80% कवर करने का मतलब है कि आप एक बोनस पॉइंट पर जी रहे हैं, यानी आपका क्वालिफाई होने का चांसेस बढ़ जाता है जब आप जीएस में 20 में से 16 नंबर लेके आते हैं। ठीक है, और ये क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे केवल जीएस की क्लासेस नहीं दी जाती हैं, यहाँ पे आपको रीजनिंग की क्लासेस दी जाती हैं सुबह 7 बजे। आप मेरे साथ में जीके जीएस के लिए 12:30 बजे जुड़ सकते हैं, और मैथ्स के लिए आप शाम को 8 बजे जुड़ेंगे, और 9 बजे आप हिंदी के लिए जुड़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे यूपीएसआई को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, आप उसके प्रैक्टिस सेट भी साथ में करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस सेट हमारे साथ में कर सकते हैं आप यूट्यूब चैनल यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर। इसके अलावा अगर आप कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, आप किसी कंसेप्ट में किसी भी चीज को यानी अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं, थ्योरी को पढ़ना चाहते हैं, तो आप चाणक्य के बैच को खरीद सकते हैं। और इस चाणक्य के बैच में आपको सारी चीजें बताने वाले हैं कि यहाँ पे कंटेंट भी अच्छा रहेगा, और यहाँ पे आपको ये भी पता रहेगा कि हमें किस चीज को पढ़ना है, किस चीज को नहीं पढ़ना है, किस पर ज्यादा ध्यान देना है, किस पर कम ध्यान देना है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम इंपॉर्टेंट। सारी चीजों की जानकारी आपको इस बैच में दी जाती है। और इसी के साथ में यहां पर इसकी सफलता के बाद में हमने एक और बैच लॉन्च किया जो कि चाणक्य 2.0 बैच है, और ये भी आपका अभी 10-15 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि ये ज्यादा नहीं निकला है, तो आप इस नए बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। बाकी अगर आप कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो उत्तर योद्धा बैच में एनरोल कर सकते हैं। लेकिन ये बैच आपको मिलने कहां वाले हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये बैच कहां मिलने वाले हैं। बाई एससी एप्लीकेशन पर मिलने वाले हैं। जैसे आप इसे डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर और लॉगिन दोनों का ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आपको रजिस्टर करना होगा, और आपने पहले भी डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन किया है तो केवल आपको लॉगिन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ डिटेल फिल करनी होती हैं, और फिल करने के बाद जैसे ही आप इसे सबमिट करते हैं तो आपको यहां पर लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, यानी आपको मेल एड्रेस और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। फिर आपको यहां पर ये सारी चीजें दिख जाएंगी। चलिए, यूपीएसआई 2025 के चाणक्य बैच को खरीदने के लिए आप इस बैच पर जा सकते हैं, पेड क्लासेस में, फ्री कोर्सेज में, यहां पर आप सारी चीजों को खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं आपको इसी टाइम पे 12:30 बजे। रोजाना ये जीके और जीएस की क्लास होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।